गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने अभी तक इसकी थ्योरी को समझा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ब्रांच अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, राम कुमार फर्नीचर हाउस का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है तथा शाखा गाजियाबाद में है। इनका जो हेड ऑफिस है, राम कुमार फर्नीचर हाउस का हेड ऑफिस दिल्ली में है और इनकी शाखा गाजियाबाद में है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए गाजियाबाद शाखा से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं दी हुई हैं। 1/4/2015 को शाखा पर स्कंद दे रखा है 31,400। तो ये शाखा का ओपनिंग स्टॉक है 31,400। शाखा को माल भेजा है, हेड ऑफिस ने पूरे वर्ष में शाखा को माल भेजा है 91,200। शाखा पर कुल विक्रय, इसमें नगद बिक्री का 39,400 रुपये शामिल है, 1,46,600। शाखा ने पूरे वर्ष में 1,46,600 की कुल बिक्री की है और उसमें 39,400 रुपये की नगद बिक्री की है। अगर इस कुल बिक्री में से नगद बिक्री घटा दें तो ये उधार बिक्री आ जाएगी। देनदारों से जो राशि प्राप्त हुई है 1,04,400 रुपये। शाखा देनदार 1/4/2015 को दे रखे हैं, ये प्रारंभिक देनदार दे रखे हैं, ओपनिंग डेटर्स 33,800 रुपये के। शाखा पर फुटकर रोकड़ दे रखी है पेटी कैश 1 अप्रैल 2015 को 220 रुपये और शाखा द्वारा माल लौटाया गया है हेड ऑफिस को 7,800 रुपये और शाखा को रोकड़ भेजी है हेड ऑफिस ने वेतन के लिए 25,600, छोटी रोकड़ पेटी कैश 5,200 और किराए रेंट के लिए 6,000। शाखा का स्कंद दे रखा है 31/3/2016 को, ये क्लोजिंग स्टॉक है शाखा के पास 37,600 और शाखा पर छोटी रोकड़ पेटी कैश है 31/3/2016 को 180 रुपये। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में गाजियाबाद शाखा खाता बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच अकाउंट बनाने से पहले आपको ये देखना है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है या नहीं दे रखा, गुड्स एंड टू ब्रांच दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर ये नहीं दे रखा तो सबसे पहले आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होगा और उससे अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रहे तो ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा तो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। और साथ में यही भी देखना है कि देनदारों को प्रारंभिक और अंतिम शेष दे रखा है या नहीं दे रखा। देनदारों से जो रोकड़ प्राप्त हुई है वो दे रखी है नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी है तो सबसे पहले आप डेटर्स अकाउंट बनाकर देनदारों का प्रारंभिक शेष अंतिम शेष निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में देनदारों का अंतिम शेष नहीं दे रखा, तो सबसे पहले आपको देनदार खाता बनाकर देनदारों का अंतिम शेष निकालना है। तो सबसे पहले आप डेटर्स अकाउंट बनाइए। तो बनाते हैं डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट के डेबिट पक्ष में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, जो प्रारंभिक देनदार हैं उसको लिखेंगे और उसके बाद वर्ष में जितनी उधार विक्रय हुआ है उसे लिखेंगे। तो टू ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है देनदारों का प्रारंभिक शेष 33,800 रुपये और उधार विक्रय नहीं दे रखा है बल्कि कुल विक्रय देखा टोटल सेल दे रखी है और नगद विक्रय कैश सेल दे रखी है। अगर टोटल सेल में से कैश सेल आप घटा देंगे तो ये क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो टोटल सेल दे रखी थी क्वेश्चन में 1,46,600 और कैश सेल दे रखी है 39,400। 1,46,600 में 39,400 घटाएंगे तो ये क्रेडिट सेल्स आ जाएगी आपकी 1,07,200। उसके बाद इसके क्रेडिट साइड में देनदार से जो रोकड़ प्राप्त हुई वो लिखते हैं
देनदारों ने जो माल वापस करा उसको लिखते हैं, देनदारों को जो छूट दी उसको लिखते हैं, और अगर अशोध्य ऋण है बैड डेब्ट तो उसको लिखते हैं, और देनदारों का अंतिम शेष निकाल लेते हैं। तो देनदारों से जो रोकड़ प्राप्त हुई है उसे बाई कैश या बाई बैंक लिखेंगे, और ये क्वेश्चन में दे रखी है देनदारों से प्राप्त रोकड़ 1,04,400। उसके बाद ना तो सेल्स रिटर्न दे रखी है, ना डिस्काउंट दे रखी है, ना बैड डेब्ट दे रखे हैं। तो आप इसका टोटल करिए तो इस प्रकार ये देनदारों का अंतिम शेष आ जाएगा बाई बैलेंस शीट 36,600। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि देनदारों का प्रारंभिक शेष है और अंतिम शेष नहीं दे रखा है, तो आपको देनदार अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, और ब्रांच अकाउंट के डेबिट पक्ष में सबसे पहले जो संपत्तियों का प्रारंभिक शेष है उसको लिखेंगे, और अगर दायित्वों का प्रारंभिक शेष लायबिलिटीज का अगर प्रारंभिक शेष है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो टू बैलेंस बीडी लिखिए, और ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 31,400, और ओपनिंग डेटर दे रखे हैं 33,800, और ओपनिंग पेटी कैश दे रखा है 220 रुपए। इसको टू ओपनिंग स्टॉक, टू डेटर्स, टू पेटी कैश करके भी आप लिख सकते हैं, और टू बैलेंस बीडी करके भी इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हेड ऑफिस ने जो माल भेजा है ब्रांच को उसको लिखेंगे, और उसे टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट या गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ये क्वेश्चन में 91,200 दे रखा। उसके बाद हेड ऑफिस ने शाखा के खर्चों के लिए जो रोकड़ भेजी है उसको भी हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, उसको टू बैंक या टू कैश करके लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सैलरी के लिए 25,600, और पेटी कैश के लिए 5,200, और रेंट के लिए 6,000 ये रुपए हेड ऑफिस ने भेजे हैं 36,800 रुपए। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में जो शाखा से रोकड़ प्राप्त हुई है उसको बाई बैंक या बाई कैश करके लिखेंगे। अगर शाखा से रोकड़ प्राप्त नहीं दे रखी है तो आप जो नगद बिक्री है और देनदार से जो प्राप्त राशि है उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ कैश सेल है 39,400, और कैश फ्रॉम डेब्टर देनदार से जो प्राप्त राशि है 1,04,400। इस प्रकार 1,43,800 रुपए की ये ब्रांच से हेड ऑफिस को राशि प्राप्त हुई होगी। तो बाई बैंक या बाई कैश करके इसको लिखेंगे 1,43,800। उसके बाद ब्रांच ने माल वापस किया है हेड ऑफिस को, तो बाई गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम लिखेंगे, और ये गुड्स रिटर्न है आपका 7,800। उसके बाद ब्रांच के बाद जो क्लोजिंग असेट्स हैं उनको लिखेंगे, और इसको बाई बैलेंस शीट करके लिखेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका 37,600, क्लोजिंग डेटर्स है आपके 36,600, और क्लोजिंग पेटी कैश है 180 रुपए। अगर दायित्वों का अंतिम शेष है लायबिलिटीज का अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना है, और लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है, और असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना है। उसके बाद आप टोटल करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,25,980, और डेबिट साइड का टोटल है 1,93,420। 2,25,980 में आप 1,93,420 घटाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप लिखेंगे। ये 32,560 गाजियाबाद ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट आ गया। और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सही बच्चों के समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है, चैप्टर में कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि और कोई भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं।